तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। तो चलो समझना शुरू करते हैं। तो हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या और माइक्रोब्स रहते हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करके उनमें डिजीजेस करते हैं। पर इससे बचाने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी होती है और ये इम्यूनिटी इन बैक्टीरिया, फंगाई या माइक्रोब्स को मार देती है ताकि ये हमारे अंदर डिजीजेस ना कर सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी चीज़ के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही नहीं है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स इसके खिलाफ प्रोड्यूस होता है ना, वो नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा होता है। इसको हम एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं और इसी को हम एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी भी कई टाइप्स की होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की, जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। तो चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज राहुल को मिल्क से एलर्जी है, तो जिस चीज़ से राहुल को एलर्जी है उसको हम एलर्जन बोलेंगे, जो राहुल के केस में मिल्क होगा। अब ये एलर्जन कुछ भी हो सकता है, किसी में ये मिल्क हो सकता है, किसी में ये पोलन हो सकता है, किसी में ये कोई स्पेसिफिक फूड हो सकता है। तो ये एलर्जन अलग अलग लोगों में अलग हो सकता है। तो चलो अब एक एग्जाम्पल लेके इसकी पैथोजेनेसिस को समझते हैं। सपोज राहुल को मिल्क से एलर्जी है, तो जब भी राहुल ने पहली बार मिल्क पिया तो राहुल के इम्यून सिस्टम ने इस मिल्क के खिलाफ IgE एंटीबॉडीज़ बना दी, और ये IgE एंटीबॉडीज़ अब जो राहुल के ब्लड में मास्ट सेल्स घूम रहे हैं उस पर जाके बाइंड कर जाती हैं, और ये मास्ट सेल्स अब सेंसिटाइज हो जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन फेज। यानी कि जब पहली बार एंटीजन का एक्सपोजर हुआ तो IgE एंटीबॉडीज़ बन गई जो राहुल के मास्ट सेल्स पे जाके बाइंड कर गई। अब इस पूरे फेज में मिल्क राहुल की बॉडी के लिए एक एलर्जन यानी कि एक एंटीजन का काम कर रहा है। अब दूसरा फेज आता है इफेक्टर फेज। इसमें क्या होता है कि राहुल की बॉडी को जब भी अब एलर्जन या एंटीजन से दोबारा एक्सपोज किया जाएगा, यानी कि वो जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब भी अब अगली बार मिल्क पिएगा तो मिल्क एक एलर्जन या एंटीजन की तरह काम करेगा, और ये एंटीजन जो इस केस में मिल्क है वो IgE एंटीबॉडीज़ जो मास्ट सेल पे लगी हुई हैं उस पर जाके बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा तो मास्ट सेल टूट जाएगा, और मास्ट सेल के टूटने से अलग अलग केमिकल्स रिलीज होंगे, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ऐसे अलग अलग केमिकल्स रिलीज होंगे। और ये सारे केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं और ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन करा देते हैं, और इसी वजह से बॉडी में अलग अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम एलर्जी के इफेक्ट्स बोलते हैं, और जो सिम्टम्स की तरह दिखते हैं हमें एलर्जी में। अब जो ये एलर्जी हो रही है, या तो ये लोकली हो सकती है यानी कि बॉडी के किसी एक एरिया में होगी, या फिर ये सिस्टेमिकली हो सकती है यानी कि पूरी बॉडी में हो सकती है। तो अभी हम बात करेंगे लोकल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की। अगर तो इस एलर्जी में नोज इन्वॉल्व हो और बंदे को जुकाम हो जाए तो उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलेंगे। अगर इस एलर्जी में स्किन इन्वॉल्व होगी तो उसको हम एलर्जिक डर्मेटाइटिस बोलेंगे, और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा तो उससे ब्रोंकियल अस्थमा हो जाएगा। अस्थमा की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। अब अगर ये एलर्जी सिस्टेमिकली यानी कि पूरी बॉडी के लेवल पे हो तो इसको हम एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं। इस केस में मैंने आपको बताया था कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और बंदे को सांस लेने में दिक्कत आती है। और तो और क्योंकि इससे वैसोडाइलेशन हो रही है तो उसकी वजह से पर्सन का BP बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, जिसको हम शॉक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉमनली एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो लोकल हाइपर सेंसिटिविटी में सिम्टम्स उस एरिया में आएंगे जो एरिया इन्वॉल्व है, लेकिन अगर सिस्टेमिक हो रही है तो उसमें जनरल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि वाटरी आइज, रनी नोज, स्नीजिंग, बॉडी पे रैशेस भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनाफाइलैक्सिस इतना खतरनाक होता है कि इसमें बंदे को सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। साथ ही साथ क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रही है तो बंदा शॉक में भी जा सकता है, जो कि फेटल है, मतलब इससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की कि डॉक्टर इसको कैसे पता लगाएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे आपके सिम्टम्स के बारे में पूछेगा कि आपको क्या क्या परेशानियां हैं, और हिस्ट्री लेगा कि आपको पास्ट में क्या हो चुका है। साथ ही साथ इसको डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट कॉमनली स्किन प्रिक टेस्ट होता है, कि जो भी अलग अलग एलर्जन्स हैं वो आपकी स्किन के नीचे इंजेक्ट किए जाएंगे, यानी कि इंट्राडर्मली इंजेक्ट किए जाएंगे, और देखा जाएगा कि इसमें कोई रिएक्शन आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो रिएक्शन आएगी तो जो चीज़ इंजेक्ट किया आप उससे एलर्जिक हो, अगर रिएक्शन नहीं आई तो आप उससे एलर्जिक नहीं हो। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामिनिक्स देगा, क्योंकि जब मास्ट सेल टूट रहा था तो हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, तो एंटीहिस्टामिनिक्स इस हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं।
साथ ही साथ डॉक्टर आपको स्टीरॉइड्स दे सकता है या मास्ट सेल स्टेबिलाइजर दे सकता है, जिसकी वजह से मास्ट सेल टूटेगा ही नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनाफाइलैक्सिस के केस में स्पेशली एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और एनाफाइलैक्सिस से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब हम बात करेंगे इस एलर्जी से बचे कैसे, यानी कि प्रिवेंशन के बारे में। तो एलर्जी से बचना बहुत सिंपल है। जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी हुई है, यानी कि जो भी एलर्जन है आपके लिए, उसको अवॉइड करो, उसके कांटेक्ट में ही मत जाओ। जैसे कि सपोज राहुल को मिल्क से एलर्जी है, तो राहुल मिल्क ना पिए। अब इतनी अच्छी वीडियो के लिए दोस्तों एटलीस्ट एक लाइक तो बनता ही है, और ऐसे साइंटिफिक कंटेंट के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो।